अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम पाकिस्तान आपको बताएंगे एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। एक बहुत नाजुक सूरत हाल है मुल्क की, जो वैसे तो पिछले 72-73 साल से कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो मुल्क को एक नाजुक सूरत हाल से गुजारा जा रहा है, उसके हम कुछ ऐसे हकायक और शवाहिद आपके सामने रखेंगे, इंकशाफात आपके सामने करेंगे, जो आज से पहले पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम में या इवन के सोशल मीडिया पर भी किसी जर्नलिस्ट ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किए, बल्कि शायद कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। और हम ये सब आज आपके सामने रखेंगे। इस मौजूदा सिविल मिलिट्री जो एक टेंशन्स चल रही हैं, ये क्या हैं? बज़ाहिर अब लोग कह रहे हैं कि आप इनको ओवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हम पहली दफ़ा कुछ बड़े इंकशाफात आपके सामने ला रहे हैं, कुछ अंदर की खबरें आपके सामने ला रहे हैं जो कि इस्टेब्लिश करेंगी कि जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं वो सूरत हाल कितनी ख़राब है। आप देखिए कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बेशक के कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में हमेशा हम सिविलियन सुप्रीमेसी के हामी रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो जमहूरियत की रूह है कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत होगा इस मुल्क में, तो उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इज द सोल अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है, वो उनकी ही अथॉरिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हालात व वाक़यात हैं, एक माजी है, एक तारीख है सिविल मिलिट्री की, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो कहीं ना कहीं जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ हैं, जो GHQ है, उसको भी कुछ ऐसे इख्तियारात देते हैं कि जो कम से कम फौज के इदारे की हद तक उनको बाइख्तियार बनाते हैं। लेकिन जहां पर मुल्क का मामला आता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ही बाइख्तियार होगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होगा एंड ही हैज टू कॉल द शॉट्स। लेकिन अब जो टेंशन चल रही है वो जहां प्राइम मिनिस्टर वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी चीफ है, वो वहीं पर आर्मी चीफ की जो फौज के हद तक जो अथॉरिटी है, जो लीगली उनको आर्मी एक्ट देता है, उसने उसको भी गैर मौसर कर दिया है। तो उस वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत नाजुक मोड़ पर आ गई हैं। उसको हम आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इनके ही इस 5 साला जो आर्मी चीफ का जो इनका टेन्योर है, जिसमें 1 साल अभी बाकी है, उसको डिफाइन करेंगी कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अथॉरिटी को किस तरह से गैर मौसर किया गया है और क्या ये उनको बतौर आर्मी चीफ सूट करता है कि नहीं। ये बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है और ये हमें चाहिए कि इस पर बात हो। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा सेंसर कर दिया गया है, वहां पर तो कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन हम ये अनसेंसर्ड चीजें आज आपके सामने लाएंगे। देखिए, हम आपको कुछ वाकयात बताते हैं। जो आर्मी चीफ होते हैं वो फौज में बहुत ताकतवर होते हैं। आप देखिए कि हम सॉरी एक चीज मिस कर गए हैं, वो भी हम उठा लें। तो देखिए, माजी में तो जो भी आर्मी चीफ आए हैं उनकी पावर तो हमने देखी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ की भी पावर हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, कहां कहां पे एक्सरसाइज हो रही है। आपको मालूम होगा, यहां पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, जो DGMO थे जब एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को मार के ले गए, और हम कुछ कर ही ना सके, हमारी तरफ से कोई अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को रोकने की कोई कोशिश भी ना हो सकी। ये उस वक्त DGMO थे। इनको बादअज़ां जासूसी के इल्जाम में इनको एक ब्रिगेडियर और एक और कर्नल साहब को सजा सुनाई गई। आज हम इनके केस का भी इंकशाफ करते हैं। कुछ
ये जब सजा सुनाई इनको हुई तो एक बड़ा खास माहौल था पाकिस्तान में। उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला जेरे गौर था, और उसी वक्त इसके अलावा पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो हुकूमत थी इसकी भी तकरीबन 1.5-2 साल कारकर्दगी सामने आ चुकी थी, जो बड़ी मायूस कुन थी। मईशत 5.8 से गिर के -0.4 पे आ चुकी थी जीडीपी ग्रोथ, और हर माशी इशारिया डिक्लाइन में था, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे रुपए की कदर हो, या सब कुछ हो, वो सब कुछ डिक्लाइन में था। चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या सब कुछ हो, वो सब कुछ डिक्लाइन में था। तो ऐसे में जराए ये उस वक्त बताते थे कि जो फौज के अंदर था बड़ी रिजेंटमेंट थी और एक डाइसेंट था कि ये क्या प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है, ये तो गले पड़ने जा रहा है। और ऐसे में फिर जाहिर बात है एक फेल्ड प्रोजेक्ट जो था पीटीआई का, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया एग्जीक्यूट। अब ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, आर्मी चीफ, वो एक्सटेंशन की बात भी चल रही थी। तो इन दोनों इश्यूज पे पीटीआई प्रोजेक्ट पे डिसेंटिंग वॉइसेस थी कि इसको अबेंडन किया जाए। दूसरा, शायद इसी फेल्ड प्रोजेक्ट की वजह से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनकी एक्सटेंशन के ऊपर भी फौज के अंदर कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस थी कि ये एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और फिर उसी बुनियाद पर एक ऐसे वकील ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, रियाज हनीफ राही। हम सब जानते हैं कि जब वो पिटिशन करें तो हमारे जहनों में किसका नाम आता है कि ये पिटिशन किसने करवाई है। वो एक मौलवी इकबाल हैदर हैं, वो एक शाहिद और रुकज़ई हैं नए किस्म के। तो रियाज हनीफ राही साहब से वो पिटिशन करवाई गई। तो ऐसे में जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको डिसेंटिंग वॉइसेस को एक क्लियर मैसेज देना था, बतौर चीफ का, आई एम द चीफ, नोबडी कैन डिसेंट विद मी। तो ऐसे में जरा ये बताते हैं कि उन्हीं दिनों में इसी फजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ अर्सा पहले गए थे अपने मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल सीएमएच। वहीं पर ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल भी आए हुए थे, और कोई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का उन दिनों भी उतार चढ़ाव चल रहा था। तो इन्होंने वहां पर मुलाकात हुई, तो चलते हुए इन्होंने भी गपशप में कहा कि अगर आप कहते हैं तो मेरा जो अमेरिका की सबसे बड़ी जो टेक कंपनी है जो वीडियो गेम्स बनाती है और दीगर सॉफ्टवेयर बनाती है, मेरे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं उनके थ्रू अमेरिका में लॉबिंग ऑफर कर सकता हूं आपको, और वहां पे लॉबिंग करता हूं पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने। तो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात सुनी और निकल आए, लेकिन उनके साथ डीजीएमआई थे उस वक्त के। तो उन्होंने उनको कहा कि जरा ये प्रोब करें, ये क्या बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जावेद इकबाल। तो वो जब प्रोब हुई और इनको पूछगछ इनसे हुई कि क्या आपके किससे ताल्लुकात हैं, किस नौयत के ताल्लुकात हैं, तो पता चला कि जो लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल थे उनको ट्रैप किया जब वो अमेरिका के दौरे पर थे। तो वहां पर होटल की लॉबी में उनको एक शख्स एक मिले और उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं अमेरिका के सबसे बड़े गेमिंग कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ हूं। और वो मुलाकात में ही उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे तो भी पता चला है आप डीजीएमओ रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो उन्होंने वहां पर एक ट्रैप किया इनको, और उन्होंने कहा कि हम दरअसल वीडियो गेम्स बनाते हैं जिसमें जंगें भी होती हैं, तो हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग के ऊपर एक वीडियो गेम बनाना चाहते हैं। तो हमें अगर आप कंसल्टेंट के तौर पे हम आपको हायर कर लेते हैं, आप हमें कंसल्टेंसी दें कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की टेरेन क्या है और दोनों की वहां पे फौजी पोजीशंस क्या हैं और क्या क्या मूवमेंट्स होती रहती हैं और क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या वीकनेस है दोनों साइड पर, और दोनों किस किस्म के हथियार और क्या कुछ
अपना इस्तेमाल कर सकती हैं या करती हैं, और किस तरह से एक दूसरे को अंडरमाइन करती हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब थे, उनको लगा कि ठीक है, एक वीडियो गेम के लिए कंसल्टेंसी है, वो उनके साथ हायर हो गए, जबकि असल में वो शख्स दरअसल CIA से ताल्लुक़ रखते थे और वो CIA की फ्रंट कंपनी थी। और इन्होंने तमाम जो पाकिस्तान के कौमी राज थे जो उनसे शेयर कर दिए, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, पाकिस्तान के जो बॉर्डर की जो टेरेन थी इंडिया के साथ, क्या पोजीशंस थी, वो सब कुछ ये रिवील करते गए, वो तरीके से इनके से उगलवाते गए। तो जब ये बात सामने आई तो उसके बाद उनको चार्ज कर लिया गया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि कोर्ट मार्शल के बाद जो फाइनली जो सज़ा होती है वो आर्मी चीफ जनरल ही होते हैं जो साइन करते हैं कि हाँ ठीक है, ये इसको पनिशमेंट इसको दी जाए। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, उधर से जो जज होते हैं वो फाइल यहां पर भेज देते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जब वो फाइल भेजी गई, जो जैक ब्रांच ने भी रिव्यू की, तो जैक ब्रांच ने 7 रिकमेंडेशन भेजी कि ये इंटेंशनली स्पाइंग नहीं की, इन्होंने किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन एजेंसी के लिए काम नहीं किया, अनइंटेंशनली अपनी बेवकूफ़ी में इन्होंने काम किया है। तो ये जो हार्शेस्ट पनिशमेंट इनकी बनती है, जो कि इंटेंशनल एक साजिश के तहत एक फॉरेन एजेंसी के लिए जासूसी की जाए, उसकी जो सजा बनती है वो ये है। लेकिन क्योंकि इन्होंने अनइंटेंशनल की है तो आप इनको कम से कम पनिशमेंट दें, एक पेनल्टी करके इनको छोड़ दें। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको हार्शेस्ट पनिशमेंट दी, जो सबसे सख्त सजा थी, और उसका मकसद भी यही इन्हीं डाइसेंटिंग वॉइसेस को मैसेज देना था कि मैंने एक हाईएस्ट पोजीशन वाले एक रिटायर्ड जनरल को नहीं छोड़ा, उसको सर्विस पे बहाल करवा के उसका कोर्ट मार्शल किया है, तो आई विल नॉट टॉलरेट एनीबॉडी एल्स। और फिर जिन कंडीशंस में शुरू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को जेल में डाला गया, अडयाला जेल में, वो एक आम कैदी किसी थी, वो एक B क्लास भी नहीं थी या C क्लास भी नहीं थी, जो उमूमन जो अगर आप एक BA से ऊपर तालीम याफ्ता हों या आप पार्लियामेंटेरियन या कुछ इस किस्म के हों तो उनको दी जाती है। तो फिर जब अंदर से भी इदारे से रिजेंटमेंट आई कि ये किस किस्म का इनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनके बेटे ने एक पोस्ट लिखा फेसबुक के ऊपर कि मेरे बाप के साथ जेल में ये सलूक हो रहा है, और फिर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से रिजेंटमेंट आई कि ये बड़ा ही बुरा सलूक है उनके साथ, वो ये डिजर्व नहीं करते। तो उसके बाद फिर रातों रात चीज़ें बदली और फिर बहुत ही VIP किस्म की, जो कि किसी पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी सहूलियात नहीं मिली, वो अब प्रोवाइड कर देंगी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को जेल के अंदर। तो ये हम बता रहे हैं कि ये चीफ की अथॉरिटी होती है। इसी तरह हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अभी रिसेंटली एक पिटीशन हुई, जो BBC और डॉन ने रिपोर्ट भी किया, कि एक बेंच जनरल मंजूर हुसैन है, उन्होंने एक पिटीशन की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, पहले जो डिसमिस हुई, फिर वो पिंडी हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। वो पिटीशन क्या थी? वो पिटीशन ये थी कि उन्होंने भी आर्मी चीफ जो थे मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे कुछ इख्तलाफ किया प्रमोशंस के क्राइटेरिया पर, और कहा कि देखिए फौज के अंदर मेजर से ऊपर जितनी प्रमोशंस होती हैं उसके लिए एक बोर्ड बैठता है। मेजर से कर्नल होना है, बोर्ड बैठेगा, आपको रिव्यू करेगा और आपको अप्रूवल करेगा आपकी प्रमोशन की। कर्नल से ब्रिगेडियर होना है तो भी बोर्ड बैठेगा, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल होना है तो भी बोर्ड बैठेगा और आप प्रमोट होंगे। लेकिन मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल होने के लिए कोई बोर्ड नहीं बैठता, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये आर्मी चीफ की पिक एंड चूज है कि वो जिसको भी प्रमोट कर दें। और ये उन्होंने एक लफ्ज इस्तेलाह यूज की कि ऐसा लगता है कि ये एक क्लब ऑफ जनरल्स है जो सिर्फ उसमें शामिल किया जाता है। और उसमें उन्होंने कुछ डेमोग्राफीज भी दी और उन्होंने कहा कि सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन से 16 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इस वक्त फौज के अंदर। तो इस किस्म की उनकी डाइसेंट और सख्त ओपिनियन को नापसंद किया आर्मी चीफ ने। और पहले तो उनको एक सुबह जो उनकी पिटीशन के जो कंटेंट्स बताए जाते हैं, उनके जो लॉयर्स हैं
आबिद साकी साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन भी थे, और जो उनके मावन वकील हैं आबिद साकी साहब के, वो उस्मान वड़ाइच। तो जो हकायक उनके ज़रिए हमें पता चले, उसमें उन्होंने उनको पहले एक सुबह बुला के कहा गया कि आपको हम रिटायर कर रहे हैं, ये आपके रिटायरमेंट के वो हैं। उन्होंने वो रिटायरमेंट के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और उन्होंने प्रेसिडेंट के सामने अपील कर दी, जो कि रिप्रेजेंटेशन बिफोर द फेडरेशन कहलाती है, कि मुझे यूं जबरी रिटायर किया जा रहा है। तो उनको अगले दिन बुला के बताया गया कि आपकी रिटायरमेंट के ऑर्डर रिकॉल कर लिए गए हैं, और फिर उनको कहा गया कि आप फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में पेश हों, वहां पर आपके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी है, आपके खिलाफ जो शिकायत हैं आप उसमें जाके आपकी भी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी और ट्रायल होगा। जब वो वहां पर गए तो कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, सीधा उनको डिसमिसल का ऑर्डर थमा दिया गया, और उन्होंने वो रावलपिंडी में चैलेंज कर दिया, रावलपिंडी रजिस्ट्री में लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने प्रेसिडेंट को ऑर्डर किया कि आप 1 माह के अंदर अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन का फैसला करें कि आप क्या समझते हैं कि इनकी डिसमिसल दुरुस्त है या नहीं, इनको रिस्टोर किया जाए या इनकी डिसमिसल बरकरार रखी जाए। अब 1 माह में प्रेसिडेंसी ने वो फैसला करना था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने, जो वो अफवादी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कमांडर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उन्होंने भी वो अभी तक फैसला नहीं किया। उनकी तारीख पहले 20 अक्टूबर फिक्स की गई, लेकिन बाद अज़ां जब उनके वकला ने, आबिद साकी साहब ने और उस्मान वड़ाइच साहब ने चेक किया लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक प्रेसिडेंसी से वफाक से कोई जवाब नहीं आया कि रिप्रेजेंटेशन डिसाइड की गई है कि नहीं। और ऑल ऑफ सडन 19 अक्टूबर को उनको कन्वे किया गया कि नहीं वो गलती से केस फिक्स कर दिया था, केस को डी लिस्ट कर दिया गया। ठीक, क्योंकि जाहिर बात है कि ऐसे हालात में अगर प्रेसिडेंसी, जबकि एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर हैं, DGISI की जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर एक वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से आर्मी चीफ का जो ऑर्डर है वो इस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। तो ऐसे में अगर आर्मी चीफ के लाहौर हाई कोर्ट में भी इख्तियारात के ऊपर एक एग्जामिन करना शुरू कर देते, और तो सारी बात है कि मज़ीद मामलात जिसे कहते हैं वो मुल्क में एक बहस शुरू होती है, मज़ीद बातें होती हैं कि आर्मी चीफ के इख्तियारात। और फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट में भी जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस चल रहा था, तो वहाँ पर भी जो अटॉर्नी जनरल थे या फरोग नसीम साहब थे, इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था जजिस को कि आर्मी चीफ के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है फौज के अंदर तैनातियों, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, डिसमिसल्स, कोर्ट मार्शल्स, ये आर्मी चीफ की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, और ये इसलिए आर्मी चीफ को दी जाती है ताकि वो फौज के इदारे को मजबूती से चला सकें और उसका डिसिप्लिन बरकरार रख सकें, और चेन ऑफ कमांड को किसी भी किस्म से टूटने या कमजोर ना होने देंगे। ये चीजें उस वक्त एक्सप्लेन की गई थी। तो अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक आर्मी चीफ जो इतना बाख्तियार होता है, जब हम आपको एक और माजी का हवाला दे दें कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ जो आसिफ नवाज जंजुआ, जो बतौर जो आर्मी चीफ के टेन्योर के दौरान ही फोत हो गए थे, उनकी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टसल शुरू हो गई थी। तो कुछ लोग जब मीडिएशन करवाने आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के पास गए और उन्होंने कहा कि छोड़िए, मामला तय कीजिए, प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे पावरफुल ओहदा है, वो मुल्क का सरबराह है। तो आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने जवाब दिया कि मैं आर्मी चीफ हूं, मैं ये चीची उंगली से 6 लाख फौजी इधर से उधर कर देता होता हूं। तो आपका प्राइम मिनिस्टर ताकतवर होगा, मैं बंदूक बरदार 6 लाख लोगों को चीची उंगली से इधर उधर करता हूं। ये उनका मैसेज था कि जिस दिन मैंने चीची उंगली से फौज को बॉर्डर से हटा के इस तरफ किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगी और आपका प्राइम मिनिस्टर उठा के ले जाएगी, जो कि हमने मुशर्रफ दौर में देखा भी। तो वो इतना ताकतवर ओहदा रखने वाला आर्मी चीफ, जो ये जिस ओहदे के साथ समझा जाता हो कि वो चीची उंगली से 6 लाख फौजी इधर उधर करते हैं,
अब इस वक्त जो हालात हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, 6 अक्टूबर से आर्मी चीफ ने पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स का ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल पेशावर नहीं मूव हो पा रहे और एक लेफ्टिनेंट जनरल कराची से मूव नहीं हो पा रहे। 2 अफसरान को एक आर्मी चीफ का ऑर्डर अभी तक अमल दरामद नहीं करवा पा रहा, जो आर्मी चीफ ये समझते हैं तारीखी तौर पर अगर हम देखें कि चीची उंगली से 6 लाख फौज इधर से उधर होती है, वहां पर 2 ऑफिसर्स इधर से उधर नहीं हो रहे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बड़े ही नाजुक आप कह सकते हैं मुल्क एक मोड़ से गुजर रहा है और सवाल उठ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो कभी भी खुद को गैर मौसर नहीं तस्वुर करवाना चाहता, लेकिन फिलहाल तो हालात ऐसे ही हैं। और ऐसे में आप देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। जाहिर बात है उनके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अब उनका प्रोजेक्ट वाइंड अप करने की फैसला हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आप देखिए कि उनको फिर आर्मी चीफ जनरल कुमार जो जावेद बाजवा ने रिपोर्टेडली आकर कहा भी कि आज के बाद फौज न्यूट्रल होगी और हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे अगले इलेक्शन में सबको। तो ये क्लियर मैसेज था इमरान खान साहब के लिए कि द पार्टी इज ओवर, मेरी पार्टी ओवर हो गई है। क्योंकि वो तो पिछले कुछ अरसे से जिद कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से कि जिस तरह आपने 2018 के इलेक्शन में चोरी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके और मैंडेट चोरी करके दूसरी सियासी जमातों का उनके पोलिंग एजेंट बाहर फेंक के आरटीएस सिस्टम बंद करके मेरी हुकूमत बनवाई है इलेक्शन चोरी करके, अब मुझे एक और इलेक्शन भी चोरी करके दें। लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से मकसमे का शिकार है कि हमने ये किस किस्म की लाइबिलिटी ले लिया। जो मर्जी हो जाए, फौज का इदारा अपनी जो एक ताकत वो 70-73 साल से इंजॉय कर रहे हैं, उसकी कास्ट के ऊपर तो इमरान खान साहब को एक और हुकूमत नहीं दिलवा सकता कि वो ही अंडरमाइन हो जाए इमरान खान को एक और हुकूमत दिलवाने के चक्कर में। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब तो एक अनोखा लाडला खेलन को चांद मांग रहा है, लेकिन ये चांद देने का मतलब ये है कि मुस्तकबिल के लिए अवाम का जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो इस लेवल पर चली जाए कि फौज कभी भी जो अपना जो लूज करती है, जो परसेप्शन अवाम की नज़र में जब भी वो सियासत में मुदाखलत करती है तो उसको फिर वो रीगेन उन्होंने करना होता है, तो वो फिर कभी उस पॉइंट पर पहुंचे कि कभी ये रीगेन ना कर सकें। तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता फौज का इदारा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पिछले 3 साल में आप सोचिए इस मुल्क में हुआ क्या। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब का जो तजुर्बा किया गया, उसने किया क्या कि जीडीपी की ग्रोथ 5.8 से -0.4 पर वो लेके गए। डॉलर इस वक्त 175 रुपए पे पहुंच गया है। नून लीग की हुकूमत 115 रुपए पे छोड़ के गई थी, यानी कि 60 रुपए डॉलर महंगा हुआ, रुपए की कदर घटाई गई 60 रुपए, यानी कि 55% रुपए की कदर गिरी। और ये तोजीह दी गई कि इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन पहले 2 साल एक्सपोर्ट्स टका ना बढ़ी, इस साल भी बढ़ी तो सिर्फ 3% एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट मिला पाकिस्तान को। 60 रुपए डॉलर महंगा करके पीटीआई हुकूमत का ये था। और फिर आप देखिए उसकी वजह से मुल्क में हुआ क्या। पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं वो 95 अरब से 122 अरब डॉलर पर पहुंच गए, जो जीडीपी का आपकी जो मुल्क की मैशत है उसका 84% से ज्यादा है। जो हमारी जो आईनी लिमिट है बैरूनी कर्जे की उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे थे और जो किस्तों की अदायगी थी उसका तवाज़ुन ही बिगड़ गया। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद 24 खरब रुपए पर कर्जा पाकिस्तान का था, वो अब इस वक्त 47 खरब रुपए पे खड़ा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया मुल्क पर बैरूनी कर्जा पीटीआई की हुकूमत ने। और जो रुपए की कदर गिरी और डॉलर महंगा हुआ, उसके बाद जो महंगाई का तूफान आया, वो भी देखिए कि पिछले 3 साल में बिजली की कीमत 57% बढ़ी। जो घरेलू गैस का सिलेंडर है उसकी कीमत 51% बढ़ी, यानी कि 1536 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था वो 2322 रुपए का हो गया, यानी कि 786 रुपए का इजाफा हुआ गैस सिलेंडर की कीमत में। जो पेट्रोल था वो 49% महंगा हुआ, यानी कि 93 रुपए से 138 रुपए पे चला गया पेट्रोल। फिर आप देखिए यानी कि 45 रुपए का इजाफा हुआ। घी की कीमत में और कुकिंग ऑयल की कीमत में 108% का इजाफा किया पीटीआई की हुकूमत ने 3 साल में। चीनी की कीमत में 83% इजाफा किया पीटीआई की हुकूमत ने, यानी कि 54 रुपए से 100 रुपया। और ये वफाकी इदारा शुमारियात के स्टेटिस्टिक्स हैं, ये हम नहीं अपने पास से बता रहे, ये वफाकी हुकूमत खुद मान रही है कि 46 रुपए का चीनी कीमत में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत कह रही है 100 रुपए किलो चीनी है, जबकि हमारी मार्केट से 110 रुपए किलो चीनी मिलती है। दालों की कीमत में 60 से 76% इजाफा किया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 52% इजाफा किया गया। चिकन 252 रुपए का मिलता था आज से 3 साल पहले, अभी 400 रुपए किलो मिल रहा है, यानी कि 148 रुपए इजाफा हुआ इसकी कीमत में। बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, उसकी कीमत में 48% इजाफा हुआ। बकरा यानी कि मटन के गोश्त की कीमत में 43% इजाफा हुआ, 43% सॉरी, इस पीटीआई की हुकूमत में। दूध की कीमत में 32 से 45% इजाफा हुआ 3 साल में। चावल की कीमत 30% बढ़ी। डबल रोटी की कीमत 44% बढ़ी। चाय पत्ती की पैकेट जो 196 ग्राम का होता है, सिर्फ उसकी कीमत 27% बढ़ी, यानी कि अगर 1 किलो पे जाएंगे तो शायद 100% से ज्यादा इजाफा हुआ। अंडे की कीमतों में 47% इजाफा हुआ। फौज का जो दिफाई बजट था वो 2018 तक पीटीआई की हुकूमत आने तक 100% पाकिस्तान अपनी जेब से पूरा कर लेता था लेकिन पीटीआई की हुकूमत आने के बाद जो मईशत गिरी, जो हथियार डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से महंगे हो गए पाकिस्तान के लिए खरीदने, अब इस वक्त पाकिस्तान अपने दिफा का 55% बैरूने मुल्क आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इनसे कर्जे लेके अदा कर रहा है। यानी कि अगर आज आईएमएफ और ये सब लोग अपना प्रोग्राम रोक दें तो पाकिस्तान के लिए अपने दिफा के अखराजात पूरे करने में मुश्किल हो जाए। और इसीलिए अब हम आईएमएफ के आगे बैठे हुए हैं और वो ऐसी शराइत रखते हैं, वो कह रहे हैं 30 रुपए और इजाफा करें बिजली की कीमत फी यूनिट में। तो आप सोचिए उसके बाद इस मुल्क में क्या बचेगा अगर 30 रुपया। और ये जो ऐसा इजाफा मांगना जो कि बहुत ही इर्रेशनल है, गैर मंतकी है, उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान को दबाव में लाकर पाकिस्तान से अमरीकी मुतालबात अड्डों के और फजाई स्पेस के मनवाए जाएं, जो कि अब हमें सरेंडर करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। तो एक ऐसे फेल्ड प्रोजेक्ट को अब जबकि एस्टेब्लिशमेंट वाइंड अप करना चाहती है तो वो रेजिस्ट कर रहा है इस तैनाती को रोककर, जो डीजीआईएसआई की तैनाती है। तो देखते हैं कि क्या चलता है। और आर्मी चीफ या खुद को जहांगीर करामत बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनकी अथॉरिटी तो बुरी तरह कंप्रोमाइज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म बाइख्तियार हैं, उनकी ही चलनी चाहिए, उनका ही हतमी इख्तियार है। लेकिन बात यह है कि जी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी क्या इस अथॉरिटी को सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अगला इलेक्शन रिग करने के लिए और मजीद मईशत को बेशक तबाह हो जाए लेकिन अपने इख्तदार के लालच में कि 5 साल और मिले, वो इसलिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर ये अब आने वाले दिनों में डिसाइड होगा। लेकिन हमने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया कि आपको समझ आए कि सूरत हाल कितनी संगीन है और इस संगीन सूरत हाल में आने वाले दिनों में फैसले होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।